हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो 2 से 3 पार्ट में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो 19वीं सदी में समाज एवं धर्म के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जिस आंदोलन को चलाया गया उसे ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया है। 19वीं सदी में चलाया जाने वाला इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का आधुनिक भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान है, एक विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन आंदोलनों के द्वारा भारत का आधुनिकीकरण हुआ। किस आंदोलन के द्वारा भारत का आधुनिकीकरण हुआ? तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा। तो आखिर कैसे इस आंदोलन के द्वारा भारत का आधुनिकीकरण हुआ? तो आइए इसे जानते हैं। तो 19वीं सदी में जो सुधार आंदोलन चलाया गया उसके मूल में बुद्धिवाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल थे, जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसी वजह से इस आंदोलन के द्वारा भारत का आधुनिकीकरण हुआ। अब बात करते हैं कि जब 19वीं सदी में इस सुधार आंदोलन को चलाया गया तो इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में सबसे अधिक बुद्धिजीवी एवं मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। सबसे अधिक किसे प्रभावित किया यह आंदोलन? तो बुद्धिजीवी एवं मध्यम वर्ग को। लेकिन इसके साथ साथ नगरों में रहने वाले उच्च जातियां अर्थात नगरीय उच्च जातियां एवं उदार राजवाड़े को भी इस आंदोलन ने प्रभावित किया। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किनको किनको प्रभावित किया? तो बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार राजवाड़े को इसने प्रभावित किया। लेकिन उसमें से भी सबसे अधिक किसे प्रभावित किया? तो बुद्धिजीवी एवं मध्यम वर्ग को। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि 19वीं सदी में जो यह सुधार आंदोलन चलाया गया तो इस आंदोलन के क्या क्या कारण थे। तो आइए इस कारण के बारे में बात करते हैं। तो इस आंदोलन को चलाने के क्या क्या कारण हैं? पहला कारण की बात करें तो वह है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि भारत में यूरोपीय सभ्यता का प्रभाव पड़ना। पश्चिम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बुद्धिवाद एवं मानवतावाद से भारतीय लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यूरोपीय सभ्यता का या फिर पश्चिमी सभ्यता का भारतीय लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। पश्चिमी सभ्यता का मतलब क्या हुआ कि आधुनिक विचारों को अपनाना, नवीन विचारों को अपनाना। और यह आधुनिक विचार अपनाने का माध्यम क्या था? तो पाश्चात्य शिक्षा। अर्थात यह पश्चिमी सभ्यता का ही देन था जो भारत के लोगों को
पाश्चात्य शिक्षा या फिर आधुनिक शिक्षा या फिर अंग्रेजी शिक्षा से परिचित करवाया। और जब अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय लोग परिचित हुए तब उसी अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता से उसका परिचय करवाया। यानी उसी माध्यम से अब भारतीय लोग उस सभ्यता को समझने लगे थे, उस नवीन विचारधारा को समझने लगे थे, उस आधुनिक विचारधारा को समझने लगे थे। और जब ये भारतीय लोग उस आधुनिक विचारधारा को समझने लगे तब इन्होंने भारत में समाज एवं धर्म के क्षेत्र में जो व्याप्त बुराइयां थी उसे दूर करने के लिए ये लोग आंदोलन चलाने लगे। और भारत में विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग ये लोग आधुनिक विचार को इसलिए भी अपनाना चाहते थे क्योंकि इन लोगों का मानना था कि इससे भारत का आधुनिकीकरण होगा। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि इस आंदोलन के शुरू होने में जो पहला कारण है वह पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के अंतर्गत ही भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा से अर्थात आधुनिक शिक्षा या फिर जिसे अंग्रेजी शिक्षा कहा जाता है, तो अंग्रेजी शिक्षा से वो लोग अवगत हुए। तो अब बात करते हैं कि यह जो भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा, तो इस पश्चिमी सभ्यता से सर्वप्रथम भारत में कौन प्रभावित हुए? तो इस पश्चिमी सभ्यता से भारत में सर्वप्रथम शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित हुए थे। 4 ऑप्शन आपको अलग अलग दिया जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा कि पश्चिमी सभ्यता से भारत में सर्वप्रथम कौन प्रभावित हुए। वहां पर दे दिया जाएगा पूंजीपति वर्ग, अलग अलग मतलब ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले कौन प्रभावित हुए इस पश्चिमी सभ्यता से? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग नहीं, मध्यम वर्ग के लोग। और उसमें से भी जो हिंदू थे और जो शिक्षित थे तो वो सबसे पहले इस सभ्यता से प्रभावित हुए थे। प्रभावित तो और भी हुए, लेकिन यह सर्वप्रथम की बात हो रही है कि पहले कौन प्रभावित हुए इस सभ्यता से। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लोग इस सभ्यता से पहले प्रभावित हुए। अब बात करते हैं इस आंदोलन के उदय का दूसरा कारण। दूसरा कारण है कि मध्यम वर्ग का उदय होना। भारत में क्या था कि उस समय 19वीं सदी में मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था जो पाश्चात्य शिक्षा को अपना रहे थे, जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। तो इन लोगों में क्या हुई कि नवीन विचारधारा उत्पन्न हुई और जिस वजह से इन लोगों ने, इन मध्यम वर्ग के लोगों ने समाज एवं धर्म के क्षेत्र में जो भी बुराइयां प्रचलित थी उसे इन लोग मतलब उसे दूर करने के लिए इन लोगों ने आंदोलन चलाया। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, तो वह है भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन। तो क्या था कि 1813 के अधिनियम के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में ईसाई मिशनरियों का, ईसाई पादरियों का आगमन शुरू हो चुका था। जब भारत में आगमन शुरू हुआ तब इन ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि असंख्य भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। और उस असंख्य भारतीय में कई सारे हिंदू, कई सारे मुसलमान सभी शामिल थे, कई सारे सिख शामिल थे, जिसे ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया जा रहा था। तो तब जाकर भारतीय लोग
में यह भावना उठी कि इन ईसाई मिशनरियों के विरोध में उन लोगों ने अपने अपने धर्म में सुधार करने के लिए, अपने अपने समाज में सुधार करने के लिए उन लोगों ने आंदोलन चलाया है। चाहे वह हिंदू वर्ग के लोग हों या फिर मुसलमान धर्म के लोग हों, चाहे फिर सिख धर्म के लोग हों या फिर पारसी धर्म के लोग हों, सभी ने अपने अपने धर्म में सुधार के लिए आंदोलन चलाया ताकि उन लोगों का ईसाई धर्म में ईसाई मिशनरी वाले लोग परिवर्तित ना कर सकें। अब बात करते हैं अगले कारण के बारे में, तो वह है भारतीयों में आत्मचेतना का संचार। तो भारतीयों में चेतना का संचार का मतलब क्या हुआ कि 19वीं सदी में अब समाचार पत्र का भी विकास हो चुका था। भारतीय समाचार पत्र का विकास हो चुका था जिसने अंग्रेजों के नीति को भारतीयों के सामने रखा और इस वजह से अब ये भारतीय लोग अपने आत्मसम्मान के लिए ये लोग जागृत हुए और कहने का मतलब यह हुआ कि इन लोगों में धीरे धीरे आत्मचेतना का संचार होना शुरू हुआ जो इस आंदोलन का कारण बना। फिर बात करते हैं लास्ट कारण के बारे में, तो वह है ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पक्षपातपूर्ण कार्य। तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय के दौरान कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के खिलाफ कई सारे पक्षपातपूर्ण कार्य किए थे जो इस आंदोलन का कारण बना है। तो हम लोग यह कारण समझ लिए कि इस आंदोलन का क्या क्या कारण था। तो जब कारण समझ लिए तो क्या हुआ कि अलग अलग धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म में समाज में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हिंदू सुधार आंदोलन, यानी हिंदू धर्म के लोगों ने समाज एवं अपने धर्म में सुधार करने के लिए किन किन संस्थाओं का स्थापना किया इस आंदोलन को चलाने के लिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हिंदू सुधार आंदोलन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सबसे पहली संस्था है वह है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया था। तो आइए अब बात करते हैं कि ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसकी स्थापना जो की गई थी इसका उद्देश्य क्या था, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अब पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जिस ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया था, तो आइए राजा राम मोहन राय के बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो राजा राम मोहन राय जिन्हें कई सारे उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तो किन किन उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है। 19वीं सदी में धर्म एवं समाज के क्षेत्र में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाने वाले राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे। तो इसी वजह से राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता या फिर भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यहां जितनी भी उपाधियां दी गई है सभी से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इनके सभी उपाधियों को आपको याद रखना है।
तो आइए एक एक करके जानते हैं इन्हें किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम लोग देखें कि राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता या फिर भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है। इन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किन्हें कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा गया है एवं भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा गया है। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है। फिर राजा राम मोहन राय को ही नवदिन का प्रातः तारा कहा गया है एवं राजा राम मोहन राय को ही युगदूत भी कहा गया है। और राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दिया था। तो इन सभी उपाधियों को आपको याद रखना है कि इन सभी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय को किया गया था। अब आइए बात करते हैं राजा राम मोहन राय के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 ईस्वी को। कहां पर? तो बंगाल के हुगली जिले में राधा नगर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था, जो बंगाल के नवाब के यहां कार्य करते थे। अब अगर हम बात करें कि राजा राम की शिक्षा, मतलब उन्हें शिक्षा जो प्राप्त हुई वह मुख्य रूप से पटना एवं वाराणसी में इन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। ये बहुत ही बुद्धिजीवी थे, बहुत बड़े ये विद्वान थे। इन्होंने 12 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, अर्थात इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। और उन 12 भाषाओं में कुछ प्रमुख भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, यहूदी एवं ग्रीक भाषा समेत 12 भाषाओं का इन्हें ज्ञान प्राप्त था। अब बात करते हैं कि 1803 ईस्वी में इनके पिता रमाकांत राय की मृत्यु हो गई थी और तब जाकर इन्होंने 1803 ईस्वी में कंपनी में जॉन डिगवी के यहां दीवान की नौकरी प्राप्त कर ली। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज अधिकारी जॉन डिगवी के ये दीवान बन गए, यानी दीवान का ये नौकरी करने लगे। कब से? तो 1803 ईस्वी से। लेकिन फिर इन्होंने 1814 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनके कार्य की अगर बात करें तो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसके मदद से? तो डेविड हेयर की मदद से। यह पूछा जाता है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1817 ईस्वी में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसके मदद से? तो डेविड हेयर के मदद से किया था। फिर बात करें कि 1817 ईस्वी में ही इन्होंने, यानी राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा कहने का मतलब आधुनिक शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा। तो अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था और उस अंग्रेजी शिक्षा के राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समर्थक थे। तो इसी वजह से इन्होंने उस आधुनिक शिक्षा अर्थात
पाश्चात्य शिक्षा या फिर अंग्रेजी शिक्षा पर बल देते हुए इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय किसके समर्थक थे, तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे या फिर अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। फिर बात करें कि इन्होंने 1825 ईस्वी में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। यह सभी से प्रश्न पूछा जाता है और आपको याद भी रखना है। अब बात करते हैं कि साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, यानी इनके मुख्य पत्रिका के बारे में बात करें। तो आइए बात करते हैं साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया। जिस तरह से इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है, उसी तरह से राजा राम मोहन राय को ही ये पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया है। इन्हें भारतीय प्रेस और समाचार पत्र का जनक कहा गया है। तो यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय प्रेस या फिर भारतीय समाचार पत्र का जनक किसे कहा गया है। तो राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना गया है, तो वह भी राजा राम मोहन राय को। तो आइए अब बात करते हैं इनके द्वारा जो भी मतलब प्रकाशित पत्रिका थी उसके बारे में बात करते हैं। तो चूंकि इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, तो इसलिए इन्होंने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पुस्तकों का प्रकाशन किया था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फारसी भाषा में इन्होंने तूफात उल मुवाहिद्दीन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। तूफात उल मुवाहिद्दीन का हिंदी में मतलब यह हुआ कि एकेश्वर वादियों को उपहार। तो चूंकि राजा राम मोहन राय जो थे यह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, ईश्वर की एकता में यह विश्वास करते थे। तो एकेश्वरवाद में विश्वास करने के वजह से यह मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे, यानी मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। तो उसी वजह से मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए इन्होंने फारसी भाषा में तूफात उल मुवाहिद्दीन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था, जिसका मतलब हिंदी में होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। और इसी किताब का इंग्लिश में क्या नाम है, तो गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, यानी तूफात उल मुवाहिद्दीन को ही गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट कहा जाता है। तो अब प्रश्न जो है, अगर आपसे पूछे कि गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट के लेखक कौन है या किनकी कीर्ति है, तो राजा राम मोहन राय की। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि तूफात उल मुवाहिद्दीन में किसका खंडन किया गया है, तो मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। या फिर आपसे पूछ दिया जाए कि एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका भी आंसर होगा राजा राम मोहन राय। यह तीनों किताब एक ही है, सिर्फ अलग अलग इसका नाम है। अब बात करते हैं कि फारसी भाषा में ही इन्होंने मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। फिर बात करते हैं कि बंगाली भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी एवं प्रज्ञा का चांद नामक पत्रिका इन्होंने लिखा था। और इस संवाद कौमुदी के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। तो सती प्रथा का विरोध अपने किस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने किया था, अपने किस पत्रिका के माध्यम से किया था, तो वह संवाद कौमुदी के माध्यम से किया था। और इसके लेखक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। किस भाषा में जो है इसका प्रकाशन होता था, बंगाली भाषा में। अब बात करते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने बाइबिल के आधार पर प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस का प्रकाशन किया था, जिसके माध्यम से इन्होंने ईसाई धर्म में अगर कुछ अच्छी बातें थी तो उसका इन्होंने बड़ाई किया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इस पुस्तक के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक विचारों का इन्होंने समर्थन किया था।
तो इसके माध्यम से ईसाइयों को यह लगा कि राजा राम मोहन राय के जो ईसाई मित्र थे उन लोगों को यह लगा कि राजा राम मोहन राय यह भारतीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाह रहे हैं और खुद भी यह ईसाई धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं। लेकिन इनके उन ईसाई मित्रों का यह एक भ्रम था, क्योंकि बाद में इन्होंने इसी पुस्तक के माध्यम से ईसाई धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी उसका भी इन्होंने खंडन किया था, जिसके वजह से क्या हुआ कि इनके जो ईसाई मित्र थे वो इनसे नाराज हो गए थे। तो उन लोगों की यह गलतफहमी थी कि अगर इस पुस्तक के माध्यम से न्यू टेस्टामेंट के नैतिक विचारों का जो इन्होंने समर्थन किया था तो उन लोगों को लगा था कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म को अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं थी। यह सभी धर्म में, मतलब इनका मकसद यह था कि अगर किसी भी धर्म में अगर कुछ अच्छाई है तो उसे हिंदू धर्म में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने अगर किसी भी धर्म में किसी भी तरह की जो बुराइयां थी तो उसका इन्होंने खुलकर विरोध भी किया था। तो आइए अब बात करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय ने बंगला व्याकरण का संकलन किया और इसके साथ साथ हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक का भी इन्होंने प्रकाशन किया। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि राजा राम मोहन राय किसमें विश्वास करते थे? एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। यह मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे। तो इस वजह से इन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। तो आइए अब बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि आत्म सभा की स्थापना कब की गई थी? 1814 ईस्वी में। कई सारे किताब में 1815 लिखा हुआ है, लेकिन वह गलत है। तो आत्म सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? तो कलकत्ता में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। अर्थात इनके संस्थापक कौन थे? इस सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो संस्थापक पूछ दिया जाता है, इसकी ईस्वी पूछ दी जाती है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी यह पूछ दिया जाता है। लेकिन फिर प्रश्न घुमाकर जो पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। कहने का मतलब यह हुआ कि राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना किया था। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो वह आत्मीय सभा की गई थी। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि इनके द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम बताइए। तो उसमें आत्मीय सभा भी दे दिया जाएगा और ब्रह्म समाज भी दे दिया जाएगा। तो आत्मीय सभा होगा आंसर। अब बात करते हैं कि इस संस्था की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां हैं उस बुराइयों को दूर करना। और इसी संस्था के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, अर्थहीन रीति रिवाज, मतलब वैसे रीति रिवाज जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हिंदू परंपरा में कई सारे रीति रिवाज हैं जो कि अर्थहीन है। तो उन अर्थहीन रीति रिवाजों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों की इन्होंने आलोचना की थी। उसमें सुधार करने के लिए इन्होंने इस सभा के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से इन्होंने उन सभी चीजों की आलोचना की। फिर इसके साथ राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की, या फिर अगर हम इसे हिंदी में बोले तो कलकत्ता एकतावादी समिति की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1821 ईस्वी में। अब हम लोग फिर बात करते हैं कि इन दोनों संस्था की स्थापना करने के बाद
राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, यानी ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। तो आइए अब बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो सबसे पहले यह हम लोग जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। कहां पर? कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो जब राजा राम मोहन राय ने इस संस्था की 1828 ईस्वी में स्थापना की थी, तब इनका प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। ब्रह्म समाज नहीं था, बल्कि प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। लेकिन आगे चलकर इस ब्रह्म सभा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो ब्रह्म समाज रख दिया गया। यह आपको याद रखना है। तो यह जो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो यह हिंदू धर्म में सुधार, मतलब हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन जो चलाया गया था, तो उस हिंदू धर्म में यह पहला आंदोलन था जिस पर पाश्चात्य विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म का पहला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो ब्रह्म समाज के माध्यम से चलाया गया था, तो इस ब्रह्म समाज पर पाश्चात्य विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। पाश्चात्य विचारधारा मतलब आधुनिक विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के, पाश्चात्य विचारधारा के बहुत बड़े यह समर्थक थे। तो इस वजह से इनके द्वारा जिस संस्था की स्थापना अर्थात ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, इस पर पाश्चात्य विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। अब बात करें कि यह जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता था? यह एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर कार्य करता था। यह हम लोग समझ चुके हैं कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में यह विश्वास नहीं करते थे, बहुदेववाद में यह विश्वास नहीं करते थे। तो इस वजह से इनके द्वारा स्थापित संस्था ब्रह्म समाज वह एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसका मतलब यह हुआ कि इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां प्रचलित है, उस बुराइयों को दूर करना इस समाज की यही मतलब उद्देश्य था। इसके साथ साथ जो इस समाज का एक अन्य उद्देश्य था वह यह था कि अगर किसी धर्म में कुछ अच्छाई है तो उस अच्छाई को हिंदू धर्म में समाहित करना, यह भी इस समाज का उद्देश्य था। तो यह जो ब्रह्म समाज था एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, आपको ध्यान भी रखना है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर कार्य करता था? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर। राजा राम मोहन राय ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। उनका मानना था कि आत्मा अमर है, इसलिए उन्होंने आत्मा की अमरता पर ध्यान दिया, उस पर विशेष बल दिया। इस समाज के द्वारा उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद एवं पुरोहितवाद का विरोध किया। तो यह किन किन चीजों का विरोध किया, यह आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद, इन सभी चीजों का विरोध किया। और किसका इन्होंने समर्थन किया था? तो एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। और किसका समर्थन किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था, पाश्चात्य विचारधारा का समर्थन किया था। लेकिन इन चीजों का इन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय सिर्फ धर्म के क्षेत्र में ही सुधार नहीं किए, बल्कि इन्होंने समाज के क्षेत्र में भी सुधार किया। तो आइए इनके सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किया तो बात करते हैं कि इन्होंने सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत एवं जाति प्रथा का घोर विरोध किया।
यानी उस पे कड़ा प्रहार किया। इन सभी पर सती प्रथा का विरोध जो है इन्होंने संवाद कौमुदी, अपने पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और इनके ही प्रयास से 1829 ईस्वी में भारत में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किनके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और सती प्रथा का विरोध का माध्यम क्या था? तो संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी के माध्यम से ही इन्होंने इस प्रथा का विरोध किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने बहु विवाह यानी बहुपत्नी विवाह जो होता था उस समय, उसका इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा, छुआछूत एवं जाति प्रथा का विरोध किया। लेकिन इन्होंने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अंतरजातीय विवाह एवं स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। और समर्थन करते हुए इन्होंने इस अंतरजातीय विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस मतलब जो इनका सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने जो सुधार किया था कि वह अंतरजातीय विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया और उसका इन्होंने समर्थन किया था। फिर बात करते हैं कि 1826 ईस्वी में एक जूरी एक्ट पारित हुआ था, यानी जूरी अधिनियम पारित हुआ था। और उस जूरी अधिनियम का अर्थात 1826 ईस्वी के जूरी एक्ट या जूरी अधिनियम का राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। क्यों किया था? तो आइए बात करते हैं कि 1826 ईस्वी का जूरी एक्ट जो पारित हुआ था, तो उसके द्वारा भारत के न्यायालयों में धर्म के आधार पर भेदभाव की शुरुआत की गई थी। इसी एक्ट के द्वारा 1826 ईस्वी के जूरी एक्ट के द्वारा, यानी न्यायालयों में धर्म के भेदभाव पर शुरुआत हो चुकी थी। तो क्या था यह प्रावधान? तो इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी हिंदू एवं मुसलमान लोगों का सुनवाई ईसाई लोग कर सकते हैं। और चाहे वह ईसाई यूरोपीय हो या फिर वो ईसाई भारतीय हो। तो भारतीय कहने का मतलब जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, हिंदू से वो ईसाई बन गया हो, मुसलमान से वो ईसाई बन गया हो, तो वो ईसाई चाहे यूरोपीय हो या फिर भारतीय, तो वह भारत में हिंदू एवं मुसलमान का सुनवाई कर सकता था, उसके मुकदमे का सुनवाई कर सकता था। लेकिन उन ईसाइयों का, चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय, उसके मुकदमों की सुनवाई वह हिंदू या मुसलमान धर्म के लोग नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी एक्ट का विरोध किया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1826 के जूरी एक्ट का किसने विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अब बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। तो इसके बारे में बात करें कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1831 ईस्वी में राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करते हुए उन्हें इंग्लैंड के राजकुमार यानी ब्रिटिश शासक विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। यानी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय 1831 ईस्वी में राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करते हुए ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, जहां पर राजा राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय को मिलने वाले पेंशन की मात्रा को बढ़ाने
के विषय पर बात करना था। यानी इन्हें जो पेंशन मिलता था वह कम मिलता था, तो इनके पेंशन में वृद्धि करने के लिए इन्होंने राम मोहन राय को 1831 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा था, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। तो राजा की उपाधि इसे किसने प्रदान की? तो अकबर द्वितीय ने प्रदान की। तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए, तो चूंकि इंग्लैंड समुद्र पार करके जाना था, तो जब यह इंग्लैंड पहुंचे तब समुद्र पार करके इंग्लैंड जाने वाले यह पहले भारतीय कहलाए। तो समुद्र पार करके इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अब बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। मस्तिष्क ज्वर के वजह से इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 27 सितंबर 1833 ईस्वी को। तो जब इनकी वहां पर मृत्यु हुई तो इनकी समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही स्थापित है। तो इनके समाधि से प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। तो यह तो था राजा राम मोहन राय से रिलेटेड और उनके द्वारा जो भी संस्था की स्थापना की गई थी इस सुधार आंदोलन को चलाने के लिए, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े। अब बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय अपने मृत्यु से पहले 1830 ईस्वी में घोषणा करते हुए इन्होंने अपने दो शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर एवं द्वारकानाथ टैगोर एवं रामचंद्र विद्यावागीश को अपने मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का मुख्य संचालक घोषित किया था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इनकी मृत्यु तो 1833 में हुई, लेकिन 1830 में ही इन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि मेरे मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का मुख्य संचालक मेरे दो शिष्य द्वारकानाथ टैगोर एवं रामचंद्र विद्यावागीश होंगे। यानी वही इस संस्था का संचालन करेंगे। तो ठीक वैसा ही हुआ। इनके मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर एवं रामचंद्र विद्यावागीश ने 10 वर्षों तक इस संस्था को संचालित किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र एवं रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, तो देवेंद्रनाथ टैगोर इस ब्रह्म समाज में 1843 ईस्वी में शामिल हो गए। तो जब ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो ये द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे एवं रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। तो यह 1843 ईस्वी में इस ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद अब देवेंद्रनाथ टैगोर इस ब्रह्म समाज की बागडोर संभाल ली। यानी अब इसके 1843 ईस्वी में इस समाज के मुख्य संचालक कौन हो गए? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। तो बात करते हैं कि इस समाज में यानी ब्रह्म समाज में इस संस्था में शामिल होने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने कहां पर की थी? किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कहां पर? तो कलकत्ता के जोरासांको में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार करने के लिए इसने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब, किसने किया था और कहां पर किया गया था? प्रारंभ में इस संस्था का नाम तत्वबोधिनी सभा नहीं था, बल्कि इस संस्था का नाम तत्वरंजनी सभा था। लेकिन आगे चलकर इस सभा का नाम, तत्वरंजनी सभा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तत्वबोधिनी सभा रख दिया गया। जिस तरह से हम लोग यहाँ पढ़े कि 1828 ईस्वी में जिस ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी इसका प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन आगे चलकर इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? ब्रह्म समाज। तो उसी तरह से
1839 ईस्वी में जिस तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी उसका प्रारंभिक नाम तत्वरंजनी सभा था, लेकिन आगे चलकर इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा रख दिया गया, जिसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इसी सभा के द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। और फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के अनुयायियों को शिक्षित करने के लिए 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो कलकत्ता में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1840 ईस्वी में। कहां पर? ये किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी में क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता दिलवाई थी। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता किसने दिलवाई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब? तो 1857 ईस्वी में। और सदस्यता दिलवाने के बाद जो है केशव चंद्र सेन को ही 1857 ईस्वी में इस ब्रह्म समाज का नया आचार्य नियुक्त किया गया। और खुद देवेंद्रनाथ टैगोर पहाड़ों की ओर भ्रमण करने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए चले गए। इन्हें 1857 ईस्वी में अब ब्रह्म समाज की सदस्यता केशव चंद्र सेन को दिलवाई गई और केशव चंद्र सेन को ही इस ब्रह्म समाज का नया आचार्य नियुक्त किया गया। जब 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इस ब्रह्म समाज से जुड़े, तब क्या हुआ? ब्रह्म समाज का सर्वाधिक विकास हुआ और यह अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। तो इनके काल में ही, केशव चंद्र सेन के काल में, यानी इनके जुड़ने के बाद ही अब इस ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास एवं बंबई में भी इसकी शाखाएं खोली गई थी। किसकी? तो ब्रह्म समाज की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का सर्वाधिक विस्तार किनके काल में हुआ, तो केशव चंद्र सेन के काल में हुआ था। लेकिन फिर क्या था कि केशव चंद्र सेन के अत्यधिक उदारवादी चरित्र के वजह से, उदारवादी विचारों के वजह से 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद उत्पन्न मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्या था? कारण था केशव चंद्र सेन का अत्यधिक उदारवादी होना। तो उदारवादी होने से क्या दिक्कत थी? तो उदारवादी होने से यह हुआ कि केशव चंद्र सेन ने इस संस्था में, इस समाज में, अर्थात ब्रह्म समाज में सभी धर्मों की शिक्षा पर बल दिया। अर्थात चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, चाहे वह पारसी धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, सभी धर्म के शिक्षाओं को इस समाज में शामिल कर लिया गया। तो इसी वजह से 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच मतभेद हो गया। और मतभेद होने की वजह से 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पद से इन्हें हटा दिया। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को जो इन्होंने आचार्य का पद दिया था, लेकिन 1865 ईस्वी में इन्हें आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1865 ईस्वी में इस ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी, यानी पहली बार फूट ब्रह्म समाज में कब पड़ी थी? 1865 ईस्वी में। इसके बाद फिर क्या हुआ कि आचार्य के पद से बर्खास्त होने के बाद केशव चंद्र सेन 1866 ईस्वी में एक अलग संस्था की स्थापना की और उसका नाम रखा भारतीय ब्रह्म समाज, या फिर जिसे नवविधान ब्रह्म समाज कहा जाता है। अर्थात ब्रह्म समाज, लेकिन नए विचारधाराओं वाली ब्रह्म समाज, जिसमें सभी धर्म के शिक्षा को शामिल किया गया था। तो यह जो भारतीय ब्रह्म समाज या फिर नवविधान ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1866 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। यह आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। इस समाज में, इस संस्था में सभी धर्म के शिक्षाओं को शामिल किया गया था। सभी धर्म पर
बल दिया गया था। लेकिन जब 1866 ईस्वी में इस नए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तब जो वह पहले से ब्रह्म समाज चलते आ रही थी, उस ब्रह्म समाज का नाम क्या रखा गया 1866 ईस्वी में? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज अर्थात जो पुराने ब्रह्म समाज है, जिसमें राजा राम मोहन राय की विचारधारा को जो है माना गया है। तो उस ब्रह्म समाज का अब 1866 ईस्वी में क्या नाम रख दिया गया? तो आदि ब्रह्म समाज। तो अर्थात आदि ब्रह्म समाज जब नाम हो गया तो इसके संस्थापक कौन हो गए? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो केशव चंद्र सेन ने जब 1866 ईस्वी में इस नए ब्रह्म समाज अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, तब इन्होंने 1868 ईस्वी में टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन संघ की इन्होंने स्थापना की थी। इसके साथ साथ इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर देते हुए 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की कलकत्ता में। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन संघ की स्थापना किसने की थी? तो वह केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के बहुत बड़े विरोधी थे। तो इसी वजह से 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयास से सिविल मैरिज एक्ट पारित किया गया था। तो सिविल मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में। किसके प्रयासों से? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, जिसके द्वारा प्रावधान किया गया था कि भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी। तो चूंकि यह बाल विवाह के बहुत बड़े विरोधी थे, तो इस वजह से इनके प्रयासों से ही 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट पारित किया गया, और जिसके द्वारा भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है कि 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? यह प्रश्न पूछा गया है। तो कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष। और किसके प्रयास से यह एक्ट पारित हुआ था? तो केशव चंद्र सेन के वजह से। लेकिन केशव चंद्र सेन जिस बाल विवाह के ये बहुत बड़े विरोधी थे, लेकिन 1878 ईस्वी में इसने खुद गलती कर दिया। क्या गलती किया? तो 1878 ईस्वी में इन्होंने अपने 13 वर्षीय अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। तो चूंकि यह बाल विवाह के जब विरोधी थे, तो इन्हें अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। तो क्या हुआ कि 1878 ईस्वी में इन्होंने अपनी 13 वर्षीय अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। और क्या हुआ फिर कि जो इनके अनुयायी थे, इनके जो शिष्य थे, वो लोग इनका विरोध करने लगे, और उसमें से मुख्य रूप से आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने इनका विरोध करते हुए 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज में जो पहली बार फूट पड़ी थी, 1878 ईस्वी में उस ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ी। यह जो नए ब्रह्म समाज तो था तो रूप ब्रह्म समाज का ही, तो इसलिए कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट कब पड़ी? तो 1878 ईस्वी में। इसका कारण क्या था कि इनका अल्प आयु मतलब यह अपने अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिए थे, जिसके ये खुद विरोधी थे शुरुआत में। तो इसी वजह से इनके शिष्य ने इनका विरोध किया, और इनसे अलग होकर आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। तो यह सभी आपको याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने कहाँ किया था, फिर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, कब किया गया, आदि ब्रह्म समाज, फिर भारतीय ब्रह्म समाज या फिर नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया था, और फिर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। यह सभी प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करें कि 1884 ईस्वी में फिर केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई, और इनके मृत्यु पर
मैक्स मूलर ने एक कथन कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। तो यह तो था ब्रह्म समाज से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि एक समाचार पत्र के बारे में। तो समाचार पत्र जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। तो समाचार चंद्रिका का प्रकाशन का शुरुआत कब हुआ? तो 1822 ईस्वी में। इसके संपादक कौन थे? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय। तो 1822 ईस्वी में यह जो समाचार चंद्रिका का जो प्रकाशन किया गया, यानी इसकी शुरुआत, जो इस समाचार पत्र की शुरुआत जो की गई भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा, तो वह किस लिए? तो राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने इस समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। तो यह प्रश्न पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध किस समाचार पत्र ने किया था? तो वह समाचार चंद्रिका ने किया था, जिसके प्रकाशन की शुरुआत हुई थी 1822 ईस्वी में, और जिसके संपादक कौन थे? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय थे। तो आज हम लोगों का ब्रह्म समाज समाप्त हो गया, और इसके बाद जो है फिर 1 से 2 पार्ट और आएगा, और जिसमें हम लोगों का पूर्ण रूप से 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।